हमारे पास क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे। और हमने ये देख लिया था कि अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो तो न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए हम ये कह देते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर जो है नियरली होना चाहिए क्या, 1 होना चाहिए। आइडेंटिकल केस में 1 से 1.5 के बीच में हम स्टेबिलिटी पा सकते हैं, पर अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, जैसे 2 के करीब पहुंचने लग जाए, 1.8 हो जाए, तो फिर मटेरियल क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो फिनोमेना किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस का जब वो कन्वर्ट होता है किसी रिलेटिवली स्टेबल न्यूक्लियस में, उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है X, ठीक है ना, Z इसका एटॉमिक नंबर हो गया, A इसका मास नंबर हो गया। अगर ये हमारे पास अनस्टेबल है, ठीक है ना, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन्स का रेशियो बहुत ज्यादा है, अगर हम ऐसा कह दें, ठीक है ना, यानी 1 से बड़ा है, तो आप ये कह सकते हो कि वो स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा कंपेरेटिवली स्टेबल न्यूक्लियस में। ठीक है ना, मैं बोल सकता हूँ Y कोई न्यूक्लियस होगा जो कि क्या होगा, रिलेटिवली स्टेबल होगा। क्या Y फिर से रेडियो एक्टिव हो सकता है? हाँ, Y खुद भी क्या हो सकता है, रेडियो एक्टिव हो सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसकी रेडियो एक्टिविटी यानी उसकी अनस्टेबिलिटी जो होगी वो X के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, यानी वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू X। तो इस फिनोमेना को सिंपली क्या बोल दिया जाता है, रेडियो एक्टिविटी बोल दिया जाता है। अब कोई भी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी अचीव कैसे करता है, अगर हम ये देखें तो कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है। ठीक है ना, यानी ये अपने अंदर से क्या करने वाला है, कुछ रेडिएशंस को एमिट करने वाला है। एनर्जी इसे क्या करनी है, बाहर फेंकनी है। तो वो रेडिएशन जो ये एमिट कर रहा है वो पार्टिकल के फॉर्म में हो सकती है या प्योरली वो एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है। प्योर एनर्जी के फॉर्म में मतलब क्या हो गया, फोटॉन्स। ठीक है ना, तो जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी पाने के लिए या तो अपने अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स को बाहर फेंक देता है या फिर क्या करता है, वो प्योर एनर्जी को ही बाहर फेंक देता है। जब वो प्योर एनर्जी को बाहर फेंक रहा है यानी वो फोटॉन्स को बाहर फेंक रहा है, और जब वो पार्टिकल्स को बाहर फेंक रहा है तो वो कोई भी पार्टिकल हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि हीलियम का न्यूक्लियस हम देखेंगे अल्फा डीके में, और ये सब चीजें। ठीक है, अब क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो हमारे पास एक न्यूक्लियस तो होगा नहीं, आपके पास क्या होगा, एक सैंपल होगा। तो अगर हमसे ये पूछे कि इस सैंपल के अंदर मान लो कि 1000 न्यूक्लियस हैं, तो बताओ कौन सा न्यूक्लियस किस समय पे रेडियो एक्टिविटी शो करने वाला है, यानी वो डिसइंटीग्रेट होने वाला है, तो ये हम नहीं बता सकते। तो स्टेटमेंट आ जाता है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। ठीक है ना, और ये इंडिविजुअल एटम्स के लेवल पे होती है। यानी कि अगर ये 3 न्यूक्लियस आपके पास हैं तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लियस कब डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि कब ये अपने अंदर से पार्टिकल या एनर्जी को बाहर फेंकेगा। हो सकता है ये 1 सेकेंड पे फेंके और ये हो सकता है कि इनफाइनाइट टाइम के बाद फेंके। तो कौन सा न्यूक्लियस कितने समय के लिए जिंदा रहने वाला है और उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट होने वाला है, ये हम नहीं बता सकते हैं। यानी कि ये क्या है, कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इसकी यूनिट जो यूज करते हैं हम, ऐसा यूनिट, वो हम यूज करते हैं बेक्वेरेल, क्योंकि जो वैज्ञानिक जिन्होंने इसकी खोज की थी रेडियो एक्टिविटी की, वो है AH बेक्वेरेल। ठीक है ना, तो ये कुछ थ्योरी है उसके बारे में, इसका काम नहीं है ज्यादा। मेन आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था, इन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट लिया, ठीक है, और उसे क्या किया, विजिबल लाइट से पास किया। ऐसा करने के बाद इन्होंने उसे ब्लैक पेपर के अंदर रैप किया और सिल्वर की जो शीट है उससे पार्टीशन करते हुए एक फोटोग्राफिक प्लेट के पास रख दिया। तो ये मान लो कि आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है ना। हमें पता है कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अगर कोई पार्टिकल इंसिडेंट होगा तो वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे सिल्वर का पार्टीशन यूज किया है, यानी मेटालिक प्लेट यूज की गई है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया था जिसे कि पेपर के अंदर रैप भी कर दिया था। तो देखा कि कुछ समय के बाद फोटोग्राफिक प्लेट डैमेज हो गई। इस समय क्या समझ आता है कि जब रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है उस समय पर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जिन पार्टिकल्स को अपने अंदर से फेंकता है उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होती है कि वो सिंपल पेपर को तो पेनिट्रेट कर ही जाते हैं, पर साथ ही साथ वो हैवी मेटल की शीट्स को भी क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो ये यहां से पता लगा था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो यूनिट क्या हो गई, 1 बेक्वेरल। आपको यहां से ये याद रखना है कि यूनिट आप क्या कहोगे, 1 बेक्वेरल। मतलब बेक्वेरल क्या हो गई है, यूनिट।
ठीक है ना। तो 1 BQ को हम कहते हैं 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में अगर एक न्यूक्लियस ब्रेक होता है, ठीक है ना, तो आप कह देते हो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये होगी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट। समझ आ रही है बात? इसी पे फिर आ रहे थे टाइप ऑफ डिके, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। 3 टाइप के डिके हमें पढ़ने होते हैं सिलेबस में। क्या क्या आ जाता है? अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले तो अल्फा डिके, अल्फा पार्टिकल बोला किसे जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हीलियम के न्यूक्लियस को, यानी 2He4 हीलियम प्लस 2, समझ आ रहा है ना। हीलियम के सिर्फ न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्या पूछ रहे हो? तुम पूछ रहे हो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया कैसे आया? एक्सपेरिमेंट तो कुछ और कर रहे होंगे। मैंने तो पढ़ा था कि बाय एक्सीडेंट उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। ये कुछ एक्सपेरिमेंट और किया जा रहा होगा, ऐसे ही रैप करके रखा गया होगा, देखा गया होगा फोटोग्राफिक प्लेट डैमेज हो गई और सब भगवान देते हैं यार, उनको ऐसा मन में आया होगा कि ऐसा ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, खैर 3 तरह के हमें पढ़ने हैं। अल्फा पार्टिकल सबसे पहले क्या हो जाएगा? हीलियम का न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 2 उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और 4 उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा डीके, यानी कि कोई पार्टिकल अगर अपने अंदर से, कोई न्यूक्लियस अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल को बाहर फेंक देगा तो उसे हम अल्फा डीके में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं बीटा डीके। तो बीटा डीके 2 तरह के आप पढ़ने वाले हो। पहला हो जाता है बीटा माइनस डीके और दूसरा हो जाता है बीटा प्लस डीके। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन को एमिट किया जाता है और बीटा प्लस में क्या किया जाता है? पॉजिट्रॉन को एमिट किया जाता है। ठीक, अभी हम डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है वो है गामा डीके। तो गामा डीके वो वाले डीके है जिसमें कि पार्टिकल एमिट नहीं होता। इन सभी के अंदर क्या एमिट हो रहा है? पार्टिकल एमिट हो रहा है। ठीक है ना, इसमें हीलियम का न्यूक्लियस हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें पॉजिट्रॉन हो रहा है। गामा डीके के अंदर प्योरली क्या होता है? एनर्जी रेडिएट होती है, यानी कि फोटॉन्स आर एमिटेड। और फोटॉन्स भी कैसे कैसे होंगे? हाई एनर्जी, काफी ज्यादा हाई एनर्जी। समझ आ रहा है? ठीक है ना। अब यहां से हम निकाल सकते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो आपको याद रखना है। अगर आप पढ़ चुके तो आपको पता भी होगा। ठीक है, तो लॉ क्या है रेडियो एक्टिविटी का वो देख लो। तो लॉ हमें पता लगता है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डीके पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में कितने न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी शो करके डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं, ये रेट जो है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड, मान लो डेल्टा एन न्यूक्लियाई थे जो कि डिसइंटीग्रेट हो गए डेल्टा टी टाइम में, तो ये रेट देखा गया कि प्रोपोर्शनल होती है एन के। एन जहां पे क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। समझ आ रहा है? मान लो कि आपके पास 100 न्यूक्लियाई थे जो कि अभी एक्टिव है, यानी कि अभी उन्होंने रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की है, उन्होंने अपने अंदर से कोई एमिशन अभी नहीं किया है। तो उस समय जो रेट होगी, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जिनका की रेडियो एक्टिविटी होने वाली है, उनके डिके होने की रेट जो है प्रोपोर्शनल हो जाती है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल। प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा दें तो डेल्टा एन बाय डेल्टा टी को आप कहते हो लैम्डा इंटू एन। यहाँ जो लैम्डा हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया है उसे क्या बोल दिया जाता है? तो उसे बोल दिया जाता है डिके कांस्टेंट। ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम डिके कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप किस मटेरियल की स्टडी कर रहे हो। अगर सब्सटेंस बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, यानी कि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो फिर उसका लैम्डा क्या होगा? बहुत हाई होगा। लेकिन अगर स्टेबल है तो उसका लैम्डा क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर x और y दोनों ही रेडियो एक्टिव होंगे तो सिंपली आप कह सकते हो कि लैम्डा ऑफ x बड़ा ही होगा लैम्डा ऑफ y से। अगर ये फर्दर डिके होके किसमें जा रहा है? z में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा x ज्यादा होगा लैम्डा ऑफ y से, और ऑब्वियसली लैम्डा y ज्यादा होगा लैम्डा z से। समझ आ रही है बात? इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो लैम्डा की यूनिट हो जाती है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डीपीएस से हम बता देते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, रहेगा कम रहेगा कंपेयर टू जो डिसइंटीग्रेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम भी हमें याद रखना होता है।
जो न्यूक्लियस आप डिसइंटीग्रेट करा रहे हो उसे आप क्या बोल देते हो, पेरेंट न्यूक्लियाई बोल देते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और जो न्यूक्लियस फॉर्म होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बोल देते हैं, ठीक है ना। तो डॉटर न्यूक्लियाई फिर से क्या बन सकता है, पेरेंट न्यूक्लियाई बन सकता है, और क्या फॉर्म कर सकता है, एक और डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब ये यहां पे अगर हम बहुत छोटा इंटरवल ले लें, मान लो कि हमने बहुत छोटा इंटरवल ले लिया अगर, ठीक है ना, फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल अगर बोला जाए, तो क्योंकि हमें मिल चुका है कि डेल्टा एन बाय डेल्टा टी ये इक्वल है किसके, लैम्डा एन के, ठीक है ना। तो अगर आप छोटा सा डेल्टा टी इंटरवल ले लेते हो जो टेंड कर रहा है किसको, जीरो को, लगभग किसी एक इंस्टेंट की बात करें तो इसी को हम लिमिट लगा के क्या लिख देते हैं, डी एन बाय डी टी। समझ आ रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें एक चीज और पता है कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर टाइम के साथ ऑब्वियसली क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, क्योंकि कुछ का क्या हो जा रहा होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जा रहा होगा, ठीक है ना। एक्स वाई, अच्छा ये डिसइंटीग्रेट, ये रिलेशन समझ नहीं आया एक्स वाई जेड का। ये कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है, जैसे कि कोई आपसे बोले कि कोई रिएक्शन दे दे, न्यूक्लियर रिएक्शन, और उसमें बोल दे कि एक्स जो था वो रेडियो एक्टिव था, वाई था वो भी रेडियो एक्टिव था। तो क्या हुआ कि एक्स ने डिके होके क्या बनाया, वाई बनाया, और वाई ने डिके होके क्या बनाया, जेड बनाया। अब मान लो एक्स के डिके होने का डिके कांस्टेंट है लैम्डा एक्स, वाई के डिके होने का डिके कांस्टेंट है लैम्डा वाई। तो आप रिलेशन बताओ कौन सा डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि y फॉर्म हुआ है x के डिसइंटीग्रेशन से, तो ऑब्वियसली x जो होगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा कंपेयर टू y, तभी तो स्टेबल फॉर्म हुआ है। अब क्योंकि y ज्यादा स्टेबल है x से, तो उसके डिसइंटीग्रेट होने की जो रेट होनी चाहिए वो ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कंपेयर टू x। समझ आ रहा है, क्योंकि y जो है ज्यादा स्टेबल है किससे, x से। तो मैं कह सकता हूं लैम्डा x ये ज्यादा होगा लैम्डा y से। समझ आई बात, ये मैं यहां पे कह रहा था इनकी रिलेशन, ठीक है ना। तो अगर हम बहुत छोटा इंटरवल ले लेते हैं, अगर हमने बहुत छोटा इंटरवल ले लिया है डेल्टा टी टेंड टू जीरो, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, डीएन बाय डी टी। डीएन बाय डी टी क्या हो गया, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर लगातार क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, तो ये क्वांटिटी को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं हम, लैम्डा इंटू एन। एन जहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर एट एन इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे कितने एक्टिव न्यूक्लियर हैं उससे आप क्या बता सकते हो, रेट ऑफ डीके, ठीक है ना। तो इस टर्म को, ये जो यहां पे मैंने लिखा है डीएन बाय डी टी, इसको हम नाम दे देते हैं एक्टिविटी ऑफ सैंपल, ठीक है ना। तो एक्टिविटी ऑफ सैंपल आपको बेसिकली ये बताता है कि किसी एक टाइम पर जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है उस सैंपल में वो किस रेट से हो रही है, ठीक है ना। एन यहां पे ऑब्वियसली क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर। समझ आया। तो एक्टिविटी आपको याद रखना है, क्या हो जाता है एक्टिविटी, एक्टिविटी को सिंपली हम कह सकते हैं ये हो जाएगी लैम्डा इंटू एन। डी एन बाई डी टी को मैंने क्या कह दिया, एक्टिविटी कह दिया। ये आपको बताने वाली है किस रेट से डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा सैंपल के अंदर। तो इनिशियल एक्टिविटी की अगर बात की जाए ए नॉट, तो वो हो जाता है लैम्डा इंटू एन नॉट। एन नॉट जहां पे क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियर, तो ये हो जाएगी इनिशियल एक्टिविटी। ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डीपीएस, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। एक बैक्वेरल हमने देख लिया था, इसको हम क्या कह देते हैं, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सेकेंड में एक न्यूक्लियस टूट रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि लाखों न्यूक्लियस होते हैं, करोड़ों न्यूक्लियस होते हैं एक सैंपल के अंदर हमारे पास, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड में कई सारे न्यूक्लियस ब्रेक हो रहे होंगे, तो ये बहुत ही छोटी यूनिट हो जाती है। इसलिए आप दूसरी यूनिट भी यूज कर लेते हो, ठीक है, जो कि क्यूरी है। एक और यूनिट यूज कर ली जाती है एक्टिविटी के लिए, क्यूरी 1 CI, जिसकी वैल्यू हो जाती है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब ये थोड़ा ठीक है, तो एक सेकेंड में लगभग 10⁻10 अगर डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं तो यूनिट आप यूज कर सकते हो क्यूरी भी, ठीक है ना।
ठीक, आगे डिसइंटीग्रेशन के लॉ को देख लेते हैं। तो हमें मिल चुका है लॉ कि dn by dt यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज माइनस लैम्डा एन। जरा सा इंटीग्रेट करते हैं, dn by n की वैल्यू मिल गई माइनस लैम्डा dt। इसी को इंटीग्रेट कर दो, t इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर n नॉट थे, t इक्वल टू t पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर मान लो कि n हो जाते हैं। इंटीग्रेट करने पे क्या मिल जाएगा हमें, इसी को यहां से आपको मिल जाएगा ln n बाय n नॉट, ये इक्वल हो जाना चाहिए माइनस लैम्डा t, और यहीं से हमें सॉल्व करने पे मिल जाता है n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है ना। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम। किसी सैंपल में कितने एक्टिव न्यूक्लियाई बचे होंगे वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। यानी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे और ऑब्वियसली किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। समझ आ रही बात। तो एक्टिविटी के लिए मैं लिख सकता हूं, अगर मैं दोनों साइड लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां में मिलेगा लैम्डा इंटू एन। अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये क्या हो गया आपकी एक्टिविटी, और ये हो गई आपकी इनिशियल एक्टिविटी। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको इनिशियल एक्टिविटी दी गई है किसी सैंपल की, या इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर दिए गए और किसी टाइम टी पे पूछा जाए बताओ कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर एक्टिव बचे होंगे या एक्टिविटी कितनी होगी, तो उसे हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलों से। समझ आ रहा है, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। ठीक है, एक टर्म और हम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ। अब इसका यूज काफी ज्यादा होता है क्योंकि ये किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है, आप कह सकते हो फिक्स्ड फॉर अ सब्सटेंस। जो भी एलिमेंट आपने यूज किया उसके लिए क्या होगी, फिक्स्ड होगी। हाफ लाइफ का मीनिंग सीधे सीधे समझ आ रहा है, वो टाइम इंटरवल जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर क्या हो जाती है, हाफ। यानी कि अगर आपके पास इनिशियली 100 न्यूक्लियर एक्टिव थे तो उनको 50 होने में कितना टाइम लगेगा, उसे आप बोलते हो एक हाफ लाइफ। सिमिलरली अब वो 50 थे तो उन्हें 25 होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम भी सेम आता है और वो इक्वल होता है इसकी हाफ लाइफ। सिमिलरली उसे 12.5 न्यूक्लियर एक्टिव होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो फिर से क्या आ जाता है, तो हाफ लाइफ बेसिकली क्या हो गया, द टाइम इंटरवल इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर इन द सैंपल रिड्यूसेस टू हाफ। कैलकुलेट किया जा सकता है, एन आपको पता लग चुका है, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एन को बस क्या लिख दो, एन नॉट बाय 2। एन नॉट बाय 2 बराबर हो गया एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। समझ आ रहा है। यहां से आप सॉल्व करोगे, सिंपली आपको टी की जो वैल्यू मिलेगी या टी हाफ जिसे हम कहते हैं उसकी वैल्यू मिल जाएगी ln2 बाय लैम्डा, या 0.693 जो कि ln2 की वैल्यू होती है बाय लैम्डा। तो अगर आपको किसी एलिमेंट का डिके कांस्टेंट पता है तो आप क्या बता सकते हो, उसकी हाफ लाइफ बता सकते हो, और अगर आपको हाफ लाइफ पता है तो आप बता सकते हो उसका डिके कांस्टेंट। क्या क्लियर हुआ, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हाफ लाइफ का, ln2 बाय लैम्डा या 0.693 बाय लैम्डा। ठीक है, एक और जो इसका सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है, तो एक और जो फॉर्मूला इसका यूज हम कर लेते हैं वो ये हो जाता है, सिंपली आपको ये पता है कि एक हाफ लाइफ में कंसंट्रेशन कितनी होने वाली है, हाफ होने वाली है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन को n से n/2 होने में टाइम कितना लगता है, एक टी हाफ। फिर अगले टी हाफ में वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n/4। यानी जनरल अगर लिखा जाए तो आप कह सकते हो n बराबर हो जाएगा n नॉट 1/2 की पावर n। यहां पे n क्या है, n हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है ना। यानी कि अगर किसी एलिमेंट ने 3 हाफ लाइफ जी ली हैं, यानी 3 हाफ लाइफ के बराबर समय अगर वो एक्टिव रह गया है, तो सिंपली आप यहां पे क्या पुट कर दोगे, 3 यानी n0/8। तो एक्टिव न्यूक्लियर सैंपल में कितने बचे होंगे,
1/8 बचे होंगे। ठीक है, तो n हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ सिंपली आप क्या कह सकते हो, जितने टाइम के लिए वो एक्टिव है अपॉन एक हाफ लाइफ का टाइम। इससे हम क्या बता सकते हैं, कंसंट्रेशन बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की के सैंपल की। ठीक है, सैंपल इज 10 days, फाइंड द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर 40 days। ठीक है, तो सिंपली आप निकाल लो कि कितनी हाफ लाइफ हो गई होंगी 40 days में। ठीक है ना, तो आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो हो जाएंगी 40 बाय हाफ लाइफ है 10, यानी कि 4 हाफ लाइफ हो चुकी हैं। तो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचे होंगे, n0 1/2 की पावर 4, यानी कि n0 बाय 16। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे हम याद रखते हैं क्या हाफ लाइफ, वैसे हमें याद रखनी होती है एवरेज लाइफ। अब ये थोड़ा समझ लो, एवरेज लाइफ किसे बोला जाता है। अब हमें ये पता है कि कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है टी हाफ में, तो कंसंट्रेशन को पूरी तरह खत्म होने में तो कितना टाइम लगेगा, यानी मैं अगर कहूं कि फॉर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कितना टाइम लगेगा, पूरा डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप वो बता सकते हो कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास 100 था तो वो टी हाफ में 50 होगा, वो 25 होगा, 12.5, 6.25, ये कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज कब तक चलने वाली है, इन्फिनिटी तक चलने वाली है। लेकिन अगर हम एवरेज लाइफ फाइंड करें तो उसका मीनिंग क्या है, तो उसका सिंपली मीनिंग हो जाता है कि जितने भी न्यूक्लियाई थे उनकी टोटल लाइफ जो थी उसका एवरेज कैलकुलेट करना। यानी कि जो 100 न्यूक्लियाई थे उन सभी ने इनफाइनाइट टाइम तक तो नहीं जिए होंगे, किसी का डिसइंटीग्रेशन 1 सेकेंड बाद हुआ होगा, किसी का 5 सेकेंड बाद, किसी का 10 सेकेंड बाद। तो अगर सबकी लाइफ स्पेन्स को ऐड करके उनका एवरेज ले लिया जाए तो आपको क्या मिल जानी चाहिए, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं मान लेता हूं कि n0 है इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हो गए n0। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एट t इज इक्वल टू टी, ये बात कर लो t बराबर 0 की, तो एट t इज इक्वल टू टी n हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचे, n बचे। समझ आ रही बात। तो अब हम एक चीज कह सकते हैं क्या, कि t बराबर t पे n एक्टिव न्यूक्लियाई आपके पास बचे हैं, और मैं मान लेता हूं कि dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं इन टाइम डेल्टा टी। अगले डेल्टा टी टाइम में या अगले dt टाइम में कितने न्यूक्लियाई और डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं, dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि dn बाई dt ये तो इक्वल किसके होने वाला है, लैम्डा इंटू एन के होने वाला है। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, dn बाई dt ये किसके इक्वल होने वाला है, लैम्डा इंटू एन के इक्वल होने वाला है। समझ आ रही है बात। यानी कि dn न्यूक्लियाई ब्रेक करते हैं कितने, अगले dt इंटरवल में। तो ऐसा सोच के देखो कि इन dn न्यूक्लियाई की लाइफ स्पैन कितनी थी। अगर मैं बोलूं कि लाइफ स्पैन ऑफ dn न्यूक्लियाई जो अभी ब्रेक होंगे जस्ट, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होगी, तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि वो t बराबर 0 पे पैदा हुए थे और t बराबर t तक तो जी लिए हैं, और अब यही लोग तो बस मरने वाले हैं, जो dn हैं वही तो अब खत्म होने वाले हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी लाइफ स्पैन कितनी रही है, t रही है। तो मैं कह सकता हूं t इज द लाइफ स्पैन ऑफ dn न्यूक्लियाई। समझ आ रही है बात। तो टोटल लाइफ स्पैन कितनी हो गई ऑफ dn, टोटल लाइफ स्पैन ऑफ dn न्यूक्लियाई, ये आप बता सकते हो, वो हो जाएगी एक की लाइफ स्पैन t है तो dn की टोटल कितनी हो जाएगी, tn इंटू टी। समझ आ रहा है, यही हमें मिल गया टोटल लाइफ स्पैन का समेशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज लाइफ जो मिलने वाली है वो क्या हो जाएगी, इन सभी का समेशन लाइफ का अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0। मैं पुट कर देता हूं, dn की वैल्यू हमें पता है, dn की वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं लैम्डा n इंटू dt। तो लैम्डा n को मैं लिख सकता हूं n0 e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt, और इंटू हर एक का टाइम इंटरवल t है, लाइफ स्पैन t, अपॉन क्या आ जाएगा n0। ठीक है ना, इसी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक, तो टाइम आपके पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक है।
ऐसे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे होंगे डीएन के, उन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां से हमें एवरेज लाइफ मिलती है, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एवरेज लाइफ की वैल्यू सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगी 1/λ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी डिके कांस्टेंट का इनवर्स जो होता है वो आपको क्या दे देता है, एवरेज लाइफ दे देता है। समझ आ रहा है? तो हर न्यूक्लियाई की एवरेज लाइफ को हम बोल सकते हैं 1/λ। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो जरा। जैसे पहला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज 4.5 into 10⁹ years. Find the activity of 1 gram sample of 92 uranium 238. बताओ जरा क्या आएगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ दी गई है 4.5 into 10⁹ years और 1 ग्राम सैंपल है आपके पास, उसकी एक्टिविटी बतानी है। एक्टिविटी क्या हो जाती है, एक्टिविटी हो जाती है लैम्डा इंटू एन नॉट। तो इनिशियली कितने एक्टिव सैंपल है वो निकाल लो, इंटू लैम्डा कर दो, उससे आपको मिलेगा। हमें पता भी है टी हाफ जो कि हमें दिया हुआ है 4.5 into 10⁹ years। ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है, L/λ। तो यहां से तो हम पहली चीज लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और हमें क्या चाहिए, एन नॉट। तो 1 ग्राम सैंपल के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोल्स निकाल लो पहले। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, 238। ठीक है ना, ये तो हो गया मोल्स। इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए आपको, तो न्यूक्लियस कितने हो गए, इंटू Na कर दो। तो 6 into 10⁻23 by 238। समझ आ रहा है? बस ये आपके पास क्या हो गया, एन नॉट। तो यहां से हमें एक्टिविटी मिल जाएगी Ln2 यानी कि 0.693 बाय 4.5 into 10⁹ ये ईयर्स में। ठीक है ना, तो ईयर में ही छोड़ सकते हैं, और एन नॉट को पुट कर देता हूं इंटू 6 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 238। ठीक, इसे सॉल्व करने से आपको मिल जाएगी डिसइंटीग्रेशन पर ईयर में। ठीक है ना, तो ईयर को कन्वर्ट कर लोगे तो वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में आ जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है ना, ये हो गया डिसइंटीग्रेशन पर ईयर। तो कैलकुलेशन है बस, इसलिए आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आगे कर सकते हो। एक और कर लेते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ जरा क्या आएगा। ट्रिटियम हैज अ half life of 12.5 years, undergoes decay. What fraction of pure sample will remain undecayed after 25 years? तो हाफ लाइफ आपको दी गई है कितनी, 12.5 years। 25 साल के बाद कितना फ्रैक्शन अभी अनडिकेड बचेगा। अगर आप देखो 25 years में कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 25 बाय हाफ लाइफ है 12.5, यानी कि 2 हाफ लाइफ हो चुकी है। तो एन जो एक्टिव न्यूक्लियाई बचेंगे हो जाएंगे एन नॉट 1/2 स्क्वायर, यानी कि एन नॉट बाय 4। तो ये आपके पास एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हैं, यानी कि ये क्या है, अनडिकेड है। तो ये अनडिकेड न्यूक्लियाई है। डिकेड न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल था। सिमिलर एक और क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ जिंक 71 is 2.4 minutes. If initially there were 100 grams at the beginning, how many grams remain after 7.2 minutes? नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते पहले। n कितना हो जाएगा, तो 2.4 मिनट्स हाफ लाइफ है और 7.2 मिनट्स में पूछा है, तो बाय 2.4 कितना हो गया भाई, ये 3। तो 3 हाफ लाइफ हो चुकी है। तो आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। बेसिकली मास के लिए भी वही रिलेशन वैलिड हो सकती है कि n बराबर होता है n नॉट 1/2 की पावर n। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंटू एक न्यूक्लियाई का मास कर दोगे तो आपको टोटल मास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन में मास के लिए भी यूज कर सकता हूँ, m बराबर m नॉट 1/2 की पावर n। m क्या आ जाएगा आपके पास, m नॉट इनिशियली दिया है 100 ग्राम टू 1/2 की पावर 3 यानी कि 8, ये आ गया 100/8। ठीक है ना, यानी कि
m जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 12.5 ग्राम। का भी 25 क्वेश्चन है टू लूज 75% ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, हमें तो फॉर्मूला पता है n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n। तो ये है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो यही एक्टिविटी बन जाएगी, लैम्डा n नॉट 1/2 की पावर n। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो a बराबर a नॉट 1/2 की पावर n। ये फॉर्मूला भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर वो 75% लूज कर दे रहा है तो बचा कितना होगा 25%, यानी कि अब बचना चाहिए a/4, हो जाएगा a नॉट 1/2 की पावर n। तो यहां से आपको n की वैल्यू मिल गई कितनी 2। तो 2 हाफ लाइफ हो चुकी होंगी, यानी टाइम कितना हो गया सिंपली 2 इंटू 1 हाफ लाइफ 12.26, तो टाइम आपको मिल जाएगा कितना 24.52 ईयर्स। समझ आया? कृष्णेंदु तुम्हारा गलत हुआ है, ध्यान से करो थोड़ा, ठीक है। एक और कर लो, ये बेसिकली कार्बन डेटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से हम किसी भी पुराने आर्टिफैक्ट की एज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी से। तो क्वेश्चन है वुडन आर्टिफैक्ट इज फाउंड इन एन एंशिएंट टूम इफ कार्बन 14 इज मेजर्ड टू बी 60% ऑफ दैट इन फ्रेश सैंपल ऑफ वुड फ्रॉम द सेम रीजन, डिटरमाइन द एज ऑफ द वुड। ठीक है, तो हुआ क्या है, जितना भी कार्बन 14 फ्रेश में होता है उसका बस 60% बचा है, यानी कि 40% कार्बन 14 क्या हो गया है, डिके हो गया है। तो कितना टाइम हो चुका होगा, और कार्बन 14 की हाफ लाइफ आपको दी गई है 5568 ईयर्स। ट्राई करो। तो क्वेश्चन है कि आपके पास कोई वुडन आर्टिफैक्ट है, ठीक है ना, जिसमें कि कार्बन 14 था और 60% बचा है दैट इन फ्रेश। ठीक है, तो इनिशियली मैं मान लेता हूं कि N0 था इनिशियल कार्बन कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। अब जो बची है एक्टिव वो आपको बताया गया है कितना बचा है 60%, यानी कि 0.6 N0 अभी बचा हुआ है, बाकी 0.4 N0 क्या हो गया होगा, डीके हो गया होगा। तो क्यों ना मैं यहां से क्या निकाल लूं, टाइम निकाल लूं। आप यहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हमें पता है N बराबर क्या हो जाता है, N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। दोनों तरफ अगर ln ले लें हम तो यहां से मिल जाएगा ln n/n0, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टी। वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं, ये आ जाएगा ln n/n0 आपको पता है कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है ना। ये इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस लैम्डा टी के। या सिंपली मैं कह सकता हूं कि टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी, नीचे भेज देते हैं अगर, और माइनस साइन को इधर ले लें तो ये आ जाएगा ln 5/3 बाय लैम्डा। समझ आ रही बात। और आपको क्या दिया हुआ है, यही हमारा टाइम होगा। बेसिकली इतने टाइम में उसकी कंसेंट्रेशन 60% रह गई होगी, तो यही हो जाएगी क्या, एज ऑफ वुडन आर्टिफैक्ट, ठीक है ना। अब आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें टी हाफ दिया गया है। टी हाफ की वैल्यू है 5568 ईयर्स, उसे मैं क्या कह सकता हूं, ln2 बाय लैम्डा। तो 1/लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली हमें कितनी मिल गई, 5568 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, उसे मैं यहां पे रख देता हूं। तो टाइम आपको मिल जाएगा ln 5/3, ठीक है ना, इंटू 5568 डिवाइडेड बाय ln2, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है बस, जो कुछ भी है वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ सैंपल रिमेन्स 12.5%, ठीक है ना, यानी कि कितना बचा है, आप ये कह सकते हो कि उसकी कंसेंट्रेशन बची है 0.125 N0, ये होना चाहिए N0 1/2 की पावर n। अगर n मैं बोल देता हूं नंबर ऑफ हाफ लाइफ से, तो यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। n कितना आ जाएगा, 3 हाफ लाइफ हो गई। 3 हाफ लाइफ में हम निकाल सकते हैं n जो कि आया है 3, ये बेसिकली क्या होना चाहिए 90 डिवाइडेड बाय t हाफ। तो यहां से t हाफ हमें मिल जाएगा कितना 30 डेज, ठीक है ना। हाफ लाइफ 30 डेज मिल गई है, इसे क्या कह सकते हैं ln2 बाय लैम्डा। यहां से लैम्डा मिल गया होगा ln2 डिवाइड बाय 30। अब देख लेते हैं जो डीके हमने पढ़े थे उनके बारे में, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके होता किस तरह से, देख सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं अल्फा डीके। तो अल्फा डीके हमें पता है बोला किसे जाएगा, अल्फा डीके हम उसे बोलेंगे जिस रेडियो एक्टिव रिएक्शन में
हीलियम न्यूक्लियस को निकाल के बाहर फेंका जाएगा। तो मान लेते हैं कोई आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस था X, जिसने डिसइंटीग्रेशन किया और एक डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म किया Y, ठीक है, प्लस एक फॉर्म किया है क्या, अल्फा पार्टिकल। तो एक चीज याद रखनी है हमें कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो उसमें हमेशा चार्ज क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, साथ ही साथ पार्टिकल्स भी क्या होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं 2 प्रोटॉन क्योंकि बाहर चले गए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ कितने बचे होंगे, Z-2, समझ आ रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे A था, 4 यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स बाहर चले गए, तो यहाँ कितना बचेगा, A-4। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाती है अल्फा डीके की। यहाँ पे X आपका पेरेंट न्यूक्लियर है, Y आपका डॉटर न्यूक्लियर है, और वो क्या है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली इस न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज होती होगी, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन। तो जिस भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो भी एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है, या जो आपको देनी पड़ती है रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए, उसे हम बोलते हैं Q वैल्यू। अब अल्फा डीके क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी अपने आप हो जाता है। तो देखा जाता है कि इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है वो जाती कहाँ होगी, तो ये आपको याद रखना है, वो हमेशा आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स के फॉर्म में ही मिलती है। यानी कैसा भी डीके हो, अल्फा डीके हो, बीटा डीके हो, गामा डीके हो, हमें याद रखना है कि किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ऑब्वियसली अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो रिलीज्ड एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिखती है, तो वो हमें दिखती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स। समझ आ रही बात। तो अल्फा डीके में जो एनर्जी रिलीज हुई होगी उसे हम नाम दे देते हैं Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। वो एनर्जी या तो Y के पास होगी या फिर किसके पास होगी, जो एमिटेड अल्फा पार्टिकल है उसके पास होगी, ठीक है। तो अल्फा डीके में एक तो हमें याद रखना है एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है और मास नंबर 4 से कम होता है, और दूसरी चीज कि इसकी Q वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब इससे पहले हम अगर पढ़ चुके हैं आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ठीक है, एक बार लिख भी देता हूं, एनर्जी मास इक्विवेलेंस क्या है वो, कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है किसमें, मास में, और मास कन्वर्ट हो सकता है किसमें, एनर्जी में, और वो हमें मिला था कितना, E बराबर mc², जहां m आपका क्या है, मास, जो कि कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। यहाँ पे मास को आप किस में लेते हो, kg में लेते हो। तो जब भी इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन हमें दी है तो ऐसा देखा गया कि एनर्जी फॉर्म हुई होगी, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से मास कन्वर्ट हुआ होगा किसमें, एनर्जी में। तो ऐसा देखा गया कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास Y और अल्फा पार्टिकल, इनका कंबाइंड मास X के मास से कम था, यानी X का कुछ मास कन्वर्ट हो गया है किसमें, एनर्जी में, जिसने इस रिएक्शन की हमें क्या दी है, Q वैल्यू दी है। समझ आ रही बात। तो जनरल अगर मैं बोलूं तो जनरल होता है कि अगर आपके पास रिएक्शन है A प्लस बी, ये आपको देता है C प्लस डी, ठीक है ना, प्लस आपकी Q वैल्यू। तो हमें याद रखना है 2 टर्म्स। पहली चीज आती है मास डिफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा M। मास डिफेक्ट सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स यानी Ma प्लस Mb माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि Mc प्लस Md, ठीक है ना, इसे हम नाम देते हैं मास डिफेक्ट। तो जब भी किसी रिएक्शन में अगर मास डिफेक्ट हो रहा है तो उस रिएक्शन में जो Q वैल्यू होगी उसे आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यही मास एनर्जी में कंजर्व हुआ होगा, कन्वर्ट हुआ होगा डेल्टा M इंटू C² से। अगर आपने ये सारे मासेस किस में लिए हैं, kg में लिए हैं। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में सभी के मास बहुत छोटा छोटा है, तो आप मास kg में नहीं लोगे बल्कि किस में लोगे, AMU में लोगे, जहां पे 1 AMU हमें पता है सिंबल क्या हो जाता है, 1U, जो कि होता है 1.6 10⁻⁻27 kg। तो अगर आपने सारे न्यूक्लियाई के मास AMU में ले लिए हैं तो फिर हम सिंपली क्या कर लेते हैं, पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि अगर हम kg को AMU में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो जो कन्वर्जन हमारे पास आता है वो ये आता है कि एक AMU मास जब कन्वर्ट होगा तो वो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझ आ रही है बात। तो Q वैल्यू का जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो सिंपली हो जाता है क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमें किस में लेने हैं, इन AMU एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है ना, इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगी एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसका, Q वैल्यू।
तो अगर अल्फा डीके के लिए हम लिखना चाहें, सोच के देखो जरा, अल्फा डीके के लिए अगर आप लिखना चाहो तो क्योंकि हमें पता है x कन्वर्ट हुआ है y प्लस 2He4 में, और हमें क्वेश्चन में न्यूक्लियर मासेस गिवन है, ठीक है ना, न्यूक्लियर मासेस गिवन है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? अगर आपको न्यूक्लियर मासेस गिवन है तो एनर्जी रिलीज सिंपली क्या हो जाएगी, E या फिर Q जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होते, Q ही लिख लेते हैं, Q जिसे हम बोलते हैं वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रही है बात? तो ये हो जाता है क्या, Q वैल्यू ऑफ अल्फा डीके, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये कब होगा रिएक्शन, जब हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियर हो, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा डीके के लिए हम रिएक्शन याद रख लेते हैं क्या, mx माइनस my माइनस m ऑफ 2He4 इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। Q वैल्यू Q की कैसी आई है इसकी, ग्रेटर देन जीरो, हमें कह सकते हैं Q वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये याद रखना। कोई पूछ सकता है कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। जब भी ऐसा पूछा गया हो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, आप Q कैलकुलेट कर लो, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है ना। लेकिन Q अगर लेस देन जीरो आ जाता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, यानी कि एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। अच्छा, दोनों का एक बहुत बड़ा अंतर है, वो ये है कि सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी, वो अपने आप शुरू हो जाएंगी और खत्म हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो इस चैप्टर की यही खास बात है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत आती है, तो प्लीज अपना मोबाइल मत यूज करना, वरना कोई यूज नहीं है करने का। तो हमारे पास 92 यूरेनियम 238 है, जिसका अल्फा डीके होता है, और वो थोरियम बनाता है 234, ठीक है ना, प्लस एक अल्फा पार्टिकल। सबके मासेस आपको दिए गए हैं और आपको क्या बताना है, एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। बताओ क्या आएगा, क्या होने वाली है, मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख दो बस वैल्यूज जो है। मास ऑफ यूरेनियम दिया गया है 238.05079 माइनस 234.04363 माइनस हीलियम का मास 4.00260 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करने से क्या वैल्यू मिल जाती है हमें, मैंने पहले से कर रखा है तो मैं लिख देता हूँ 4.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। या फिर जो आपने निकाला है 0.00456 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो एनर्जी ऑफ रिएक्शन। समझ आ रहा है? ये ऑब्वियसली किस फॉर्म में होगी, ये इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम या फिर अल्फा पार्टिकल होगी। एक चीज और देख लेते हैं यहां पे जरा, ठीक है, जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है अल्फा डीके में, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा आगे लिख दिया। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अल्फा डीके, ऐसा सोच के देखो कि हमारे पास ये रिएक्शन है कि x z a ब्रेक होता है किसी y z माइनस 2 a माइनस 4 प्लस 2He4 में, और मान लेते हैं कि रिएक्शन की एनर्जी कितनी है, Q है। तो Q की वैल्यू हमें पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि बताओ जो हीलियम बाहर एमिट हुआ होगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी, ठीक है ना, हमें उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि इनिशियली अगर हमारा जो एक्स न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे था, ठीक है ना, और जो हमारा वाई न्यूक्लियस है वो मान लो कि अभी आया और वो किसी स्पीड v1 से मूव कर रहा होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है और क्योंकि वो मूव कर रहा है किसी स्पीड v2 से,
तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या था, 0 था। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी हुई, और रेडियो एक्टिव जो फिनोमिना है वो होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। इंटरनल न्यूक्लियर फोर्सेस अनबैलेंस होते हैं, इसलिए रेडियो एक्टिविटी होती है। तो क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना पड़ेगा, और क्योंकि अल्फा पार्टिकल को आप एमिट कर रहे हो यानी उससे कुछ काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, तो उतना मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके कौन जा रहा होगा, वाई जा रहा होगा। पहली चीज तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, पी फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो कि हीलियम का मोमेंटम ये इक्वल और ऑपोजिट होगा वाई के मोमेंटम से। समझ आई बात। और सारी की सारी जो एनर्जी होगी, जो हमारी क्यू वैल्यू है टोटल एनर्जी, उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, जो हमारी सारी की सारी एनर्जी है क्यू, वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई के फॉर्म में। लिख सकते हैं कि नहीं। एक चीज और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है p²/2m, और क्योंकि दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। ये सिंपली क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा p ऑफ हीलियम का स्क्वायर बाय 2 मास ऑफ हीलियम इंटू p ऑफ वाई का स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ वाई। समझ आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं मान लूं कि m है मास ऑफ प्रोटॉन, मैं मान लूं कि m है मास ऑफ प्रोटॉन, तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, p² तो कट ही गया। सिंपली हमें कितना मिल जाएगा, मास ऑफ वाई बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। m मास ऑफ प्रोटॉन है जो कि हम न्यूट्रॉन के इक्वल मानते हैं, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, a-4 इंटू m अपॉन 4m। तो ये हमें मिल गया a-4/4, यानी कि इस रेशियो में टोटल एनर्जी क्या हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी। बात समझ आ रही है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगी a-4 बाय a-4 यानी कि a इंटू क्यू। तो किसी भी अल्फा डिके में जो अल्फा पार्टिकल है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर जाता है, तो वो आप याद रख सकते हो कितनी आती है, a-4 बाय a इंटू क्यू। ठीक है। दूसरा टाइप का डिके देख लेते हैं जो है बीटा डिके। अब बीटा डिके 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने बोला ही था। ठीक है, हमें याद रखना है कि 2 टाइप के बीटा डिके होंगे। पहला हो जाता है बीटा प्लस डिके, दूसरा होता है बीटा माइनस डिके। पहले हम एक पढ़ लेते हैं, कोई मैं पढ़ लेता हूँ बीटा प्लस डिके। तो बीटा प्लस डिके में जो पार्टिकल एमिट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है, तो पॉजिट्रॉन है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इसका चार्ज क्या है, बस पॉजिटिव है, और मास क्या है, एग्जैक्टली सेम। ऐसा होता कब है, तो ऐसा तब होता है जब कोई प्रोटॉन ब्रेक करता है एक न्यूट्रॉन में, समझ आ रहा है, प्लस एक पॉजिट्रॉन में और प्लस एक न्यूट्रिनो में। तो ये होती है एक न्यूक्लियर रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं बीटा प्लस डिके। अब समझने की कोशिश करो, यहां पे हुआ क्या। मान लो कि किसी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा था कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो n/z के रेशियो को क्या करना चाहता है, 1 करना चाहता है। यानी वो प्रोटॉन की संख्या को घटाना चाहता होगा और न्यूट्रॉन की संख्या को बढ़ाना चाहता होगा। तो होता क्या है, उस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन ब्रेक कर जाता है किसके अंदर, एक न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है ना। और क्या कर लेता है, एक पॉजिट्रॉन को बाहर फेंक देता है। पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाता है न्यूक्लियस से, और यहाँ पे एक हमें पार्टिकल मिलता है जो कि क्या होता है, प्योरली एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है ना। बेसिकली ये चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है ना। इसे हम नाम देते हैं क्या, न्यूट्रिनो। तो जब भी एक न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होगा तो उसके साथ हमें क्या मिलेगा, एक न्यूट्रिनो मिलेगा। ठीक है ना। बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि ये रिएक्शन ऑलवेज इनसाइड द न्यूक्लियस ही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक फ्री प्रोटॉन है, अगर आपके पास एक फ्री प्रोटॉन है और वो स्पेस में घूम रहा है, वो ब्रेक करके एक न्यूट्रॉन नहीं बना सकता। ये फिनोमेना होने के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस का होना आवश्यक है। यानी ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ टेक प्लेस कर सकती है कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा है
तो वो प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक न्यूट्रॉन में, अपना चार्ज वो रिलीज कर देता है कैसे, पॉजिट्रॉन के फॉर्म में बाहर फेंक के। और जब भी न्यूट्रॉन बन रहा होता है तो हमने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो दूसरे पार्टिकल के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते और न्यूट्रल होते हैं, जिनकी हाई पेनिट्रेशन पावर और हाई एनर्जी होती है, उन्हें हमने नाम दिया है न्यूट्रिनो। आपको बस याद रखना है। समझ आ रही बात? ये न्यूट्रिनो रिएक्शन की सारी एनर्जी से लेके जीरो एनर्जी तक कुछ भी एनर्जी लेके बाहर निकले हुए हो सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो अगर E है तो ये चीज 0 से लेके Q के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना? तो जब भी बीटा प्लस डिके होगा तब हमेशा क्या होगा, एक न्यूट्रिनो निकलेगा ही निकलेगा। अब रिएक्शन कैसी होती होगी ऐसा समझने की कोशिश करो। तो बीटा प्लस डिके में होता क्या होगा, आपके पास अगर कोई X है ZA जो ब्रेक करके बना रहा है Y, तो सोच के देखो एक प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है किसमें, एक न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन की संख्या तो क्या होगी, घट जाएगी 1 से, लेकिन टोटल न्यूक्लियॉन्स तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन ही तो कन्वर्ट हुआ है न्यूट्रॉन में, तो न्यूक्लियॉन तो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, प्लस एक बीटा प्लस और प्लस एक न्यूट्रिनो। समझ आ रही बात? तो ये हो जाती है जनरल इक्वेशन ऑफ बीटा प्लस डिके। तो बीटा प्लस डिके में होता क्या है, एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है लेकिन मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। क्या आपको बात समझ आई? तो मास डिफेक्ट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब ये ध्यान से देखना थोड़ा। ठीक है, मास डिफेक्ट की इक्वेशन, या मैं क्यू वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूं। क्यू वैल्यू हम दो तरीके से लिखते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, न्यूक्लियर मासेस दिए होते हैं, यानी कोई आपको बता देगा कि एक्स के न्यूक्लियस का मास इतना है, वाई के न्यूक्लियस का मास इतना है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई, और ये बेसिकली इसका मास तो इक्वल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन के मास के। सिंपली मैं क्या कह दूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगी क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। बात समझ आई? क्या किया मैंने, अगर हमें न्यूक्लियर मासेस दिए तो मैंने बस रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास कर दिया, और प्रोडक्ट में पॉजिट्रॉन का मास क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन का मास। ये आपको दे देगा क्या, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एटॉमिक मासेस दे दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो दूसरा मैं कह रहा हूं, अगर एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, सोच के देखो, अगर एटॉमिक मास दिया है तो एटम के मास के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या हो गया होगा, इंक्लूड हो गया होगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करना पड़ेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यू वैल्यू की इक्वेशन उसमें क्या होगी, तो सोच के देखो, मुझे न्यूक्लियर मास लाना है एक्स का, तो मैं एक्स के एटॉमिक मास में से, ये अगर एटॉमिक मास है इस बार, क्या करूं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास घटा दूं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जेड प्रोटॉन्स हैं तो जेड ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने घटा दिया। ये हो गया आपका रिएक्टेंट का मास, ये हो गया रिएक्टेंट के न्यूक्लियस का मास। समझने की कोशिश करना, इससे पहले जो मैंने लिखा है वहां पे हमें डायरेक्टली न्यूक्लियस का मास पता था, और क्वेश्चन में अगर एटम का मास दिया हो तो फिर न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए मैंने क्या किया है, एटम के मास को इसमें एम डैश कर देता हूं, चलो एटॉमिक मास में से क्या माइनस कर दिया, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दिया, माइनस क्या कर देंगे हम, एम डैश वाई, ये हो गया वाई का मास। लेकिन इसमें से भी क्या करना होगा आपको, इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करना होगा, तो माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Z माइनस 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात? और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से, माइनस Me इंटू 931.5, ये आपको देगा इसकी Q वैल्यू। तो Q वैल्यू जो हमारे पास निकल के आती है वो आ जाती है mx माइनस my। देखो माइनस ZMe प्लस ZMe कट गया, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही बात? इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप सिंपली न्यूक्लियर मास के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो तो आप ये रिएक्शन यूज करते हो, इसमें तो आपकी गलती होगी नहीं। लेकिन क्वेश्चन में अगर उन्होंने एटॉमिक मास दे दिया है तो यहाँ पे देखो Me नहीं आता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, 2Me आ जाता है। तो ये गलती आपसे हो सकती है। समझ आ रहा है? तो ये याद रखना कि क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिया है या न्यूक्लियर मास दिया है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि नेग्लिजिबल हो जाता है, ये आप याद रख सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको 0.52 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देता है। ठीक है ना, 0.52 या 0.59 सॉल्व करके देख लेना, कुछ ऐसी आते है, तो रिजल्ट भी डायरेक्टली याद रखना होता है। समझ आ रहा है? तो कैसे एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास का जो अंतर होता है वो समझना कि किस तरह से हम रिएक्शन को